गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे प्लेटो के बारे में। और प्लेटो का जो जन्म होता है 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक ये होता है। 428 से लगाकर 347 ईस्वी पूर्व तक अपन प्लेटो को पढ़ते हैं। और प्लेटो का असली नाम अरिस्टोक्लिस होता है और इसका तात्पर्य होता है सबसे अच्छा या प्रसिद्ध। इसको अपन कह सकते हैं सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। दूसरा, प्लेटो को राजनीतिक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसे राजनीतिक सिद्धांत का जनक, राजनीतिक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसे प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्लेटो का दार्शनिक या नैतिकतावादी आदर्शवादी संस्थापक भी माना जाता है। प्लेटो को दूसरा क्या माना जाता है? दार्शनिक या नैतिक आदर्शवादी का संस्थापक। प्लेटो को नैतिक आदर्शवाद या अपन कह सकते हैं दार्शनिक। प्लेटो एक दार्शनिक था या इसको कह सकते हैं नैतिक आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक कहा जाता है। इसे नैतिक आदर्शवाद का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने इंद्रिय जनित भौतिक जगत से एक शाश्वत व सार्वभौमिक विश्व के विचार को ज़्यादा वरीयता दी थी। इनका जीवन परिचय के रूप में अपन कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं गैर यूनान की बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में जन्मा, स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में जन्मा, किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं सुकरात के युग में जन्मा। इनका एक फेमस कथन है, मैं सुकरात के युग में जन्मा। प्लेटो ने कहा है ये, मैं सुकरात के युग में जन्मा, मैं सुकरात के युग में जन्मा। ये प्लेटो का फेमस कथन है। दूसरा, अपन कह सकते हैं कि प्लेटो 428 साल पहले एक अभिजात परिवार में पैदा हुआ। जब प्लेटो पैदा हुआ उस समय लोकतांत्रिक एथेंस, जहां प्लेटो का जन्म हुआ, स्पार्टा के साथ भयंकर युद्ध हुआ जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। इसे पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। युवावस्था में प्लेटो राजनीति में जाने में महत्वाकांक्षा रखता था और वह सुकरात का शिष्य बन गया। प्लेटो किसका शिष्य बन गया? सुकरात का शिष्य बन गया प्लेटो। प्लेटो शिष्य बन जाता है सुकरात का, सुकरात का शिष्य बन जाता है प्लेटो। प्लेटो ने अपनी युवावस्था में 2 असफल सरकारें देखी थी और 2 असफल सरकारें देखी इसने। 2 असफल सरकारें, युवावस्था के अंदर इसने 2 असफल सरकारें देखी थी, जिसके अंदर एक आता है 30 लोगों का शासन। 30 लोगों का शासन, 30 लोगों का शासन। और दूसरा इसने कहा है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। जब प्लेटो युवावस्था में था उस समय उसने 2 प्रकार की सरकारें देखी, दोनों ही असफल सरकारें थी। एक थी 30 लोगों का शासन और दूसरा था लोकतांत्रिक सरकार। अब अपन बात करते हैं कि जब प्लेटो सुकरात के मृत्युदंड और स्वसुरक्षा व चिंता से राजनीति मोहभंग हो गया और 11 साल में इटली, सिसिली और मिस्र आदि स्थानों पर भटकता रहा। उसके बाद 388 में पूर्व एथेंस लौटा और उसने यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एकेडमी की स्थापना की। यूरोप में एकेडमी,
उसने एकेडमी की स्थापना की और उसने उसके गेट के ऊपर क्या लिखाया? अकादमी के दरवाजे पर उसने लिखा है कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए। इसने एकेडमी के गेट पर यह लिखवाया कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए, वे अंदर ना आए। इसने कहा कि वे लोग जिनको गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए। अब 367 ईस्वी के आसपास प्रौढ़ावस्था में प्लेटो सिराक्यूज के शासक डायोनिसियस के दार्शनिक शासन को कला सिखाने के लिए सिसिली जाता है। वहाँ भी 2 बार असफल प्रयास किए और 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। अपन बात करते हैं सोफिस्ट की। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन सोफिस्ट की। तो इसके बारे में कुछ खास चीज़ें अपन जान लेते हैं आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। रचनाएं हैं इनकी। प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं वो संवाद शैली के अंदर है। सभी ग्रंथ किस में हैं? संवाद शैली में। सभी ग्रंथ संवाद शैली के अंदर हैं। और इनकी पहली रचना का नाम अपन कह सकते हैं द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। दूसरी इनकी रचना है द स्टेटसमैन। द स्टेटसमैन इनकी दूसरी रचना है। और तीसरी अपन कह सकते हैं द लॉज। द लॉज। इसके बाद में इनकी एक और पुस्तक आती है मेनो, क्रीटो, सिंपोजियम, फेडो, अपोलॉजी। अपोलॉजी भी इनकी एक अच्छी बुक है, अपोलॉजी। प्लेटो के बारे में अपन कुछ और जानकारी लेते हैं। प्लेटो सोफिस्ट जो थे इनके सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे। इन्हें आधे पत्रकार या प्रोफेसर या विचारक कहा जाता है। ये गैर यूनानी थे। इन्हें मैटिक्स भी कहा जाता है। यूनान स्वयं को हेलेनिक कहते थे। अपन बात कर रहे हैं सोफिस्ट की। सोफिस्ट प्लेटो की रचनाओं के अंदर ये सारी इनकी रचनाएं हैं। रूसो ने इसे ये इसकी एक रचना है। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह रोमांस नहीं बल्कि प्लेटो चाहते थे यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत करें। डनिंग महोदय ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद रूसो ने इसे शिक्षा शास्त्र पर लिखी श्रेष्ठ रचना कहा है। रूसो ने इसकी प्रतिक्रिया में शिक्षा पर द एमिली 1762 रिपब्लिक के बारे में ही ये। भारत को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का रियासत के नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। एक महत्वपूर्ण बात जो अब मैं बताने वाला हूँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का, प्लेटो की पुस्तक है ये रिपब्लिक का अनुवाद किया है उर्दू के अंदर। किस नाम से? रियासत नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। उर्दू में अनुवाद किया है। रियासत के नाम से इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है। रूसो ने रिपब्लिक के बारे में लिखा है कि शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्लेटो की कृति रिपब्लिक इतनी महान है कि थॉमस मोर की यूटोपिया पर आधारित है। स्टेट्समैन ये रिपब्लिक के बाद लिखी गई है और इसमें राज्यों का वर्गीकरण लिखा गया है। इसके बाद में लॉज, ये सबसे अंत में लिखी गई रचना है। सबसे अंत में लिखी गई सबसे अंत में लिखा गया है इसे। रिपब्लिक के बाद में किसे लिखा गया था? स्टेट्समैन को। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तीनों की तुलना करते हैं। तीनों पुस्तकों की जो तुलना है, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज के बारे में। रिपब्लिक में राज्य का मार्गदर्शन एक दार्शनिक राजा करता है। रिपब्लिक के अंदर रिपब्लिक में राज्य का मार्गदर्शन दार्शनिक राजा करता है। दार्शनिक राजा करता है। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका जो मार्गदर्शन है दार्शनिक राजा करता है। और स्टेट्समैन के अंदर एक मिश्रित राज्य हैं जो राजनीतिकों के द्वारा चले गए। मिश्रित राज्य हैं इसके अंदर। मिश्रित राज्य हैं जो राजनायकों द्वारा चलाया जाता है। राजनायकों द्वारा चलाया जाता है। तो प्लेटो की जब रिपब्लिक पुस्तक आई थी, उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है राज्य का मार्गदर्शन एक दार्शनिक राजा करता है। और स्टेट्समैन के अंदर मिश्रित राज्य हैं जो राजनायकों के द्वारा चलाया जाता है। और थर्ड इनकी पुस्तक आती है लॉज। स्टेट्समैन के बाद में इनकी पुस्तक आती है लॉज। उसके बारे में देखते हैं। लॉज के बारे में क्या है? लॉज में वास्तविक राज्य हैं। लॉज में क्या है? वास्तविक राज्य हैं। अगर अपन इनकी पुस्तक लॉज की बात करें तो इनके अंदर वास्तविक राज्य की बात बताई गई है। अब अपन बात करेंगे कि रिपब्लिक के अनुसार शासक को बुद्धि, साहस, संयम और न्याय के गुण होने चाहिए। स्टेट्समैन कहता है कि शासक को बुद्धि, पारंपरिक प्रथाओं और अलिखित देवी नियमों का ज्ञान होना चाहिए। लॉज के अनुसार शासक को लिखित नियमों व कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। रिपब्लिक के अंदर क्या कहा गया है? तो लिखते हैं, रिपब्लिक के अंदर इन्होंने कहा गया है
कि भाई शासक जो होता है, शासक में बुद्धि होनी चाहिए, शासक में बुद्धि, साहस, संयम व न्याय के गुण, संयम व न्याय के गुण, न्याय होना चाहिए। स्टेटसमैन में क्या कहा है? स्टेटसमैन के अंदर इन्होंने कहा है बुद्धिमान, बुद्धिमान शासक को होना चाहिए, पारंपरिक प्रथाओं, पारंपरिक प्रथाओं, अलिखित देवी नियमों का ज्ञान, अलिखित देवी नियमों का ज्ञान होना चाहिए। और इन्होंने लॉज के अंदर क्या कहा है? लॉज के अंदर इन्होंने कहा है शासक को लिखित नियमों व कानूनों का जानकार होना चाहिए। शासक को लिखित नियमों व कानूनों का ज्ञान, नियमों व कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। ये बात इन्होंने लॉज के अंदर कही है। अब अपन बात करते हैं कि रिपब्लिक में शासक को किसके समान बताया गया है। रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, उसके अंदर शासक को, रिपब्लिक के अंदर शासक की तुलना की गई है गडरिये से। शासक को गडरिये कहा गया है। गडरिये के तुल्य बताया गया है। स्टेटसमैन के अंदर शासक को चिकित्सक, द डॉक्टर स्टेटसमैन, पायलट, द पायलट स्टेटसमैन तथा बुनकर कहा गया है, या बुनकर द वीवर स्टेटसमैन की संज्ञा दी गई है। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसको कहा गया है द डॉक्टर स्टेटसमैन, द डॉक्टर स्टेटसमैन। पायलट के अंदर इसको कहा गया है द पायलट स्टेटसमैन। और बुनकर के अंदर कहा गया है इसे द वीवर स्टेटसमैन। द वीवर स्टेटसमैन। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य हैं जो उत्तरोत्तर चरणों में राज्य का रूप लेते हैं। आगे बात करते हैं। रिपब्लिक के अंदर 3 राज्यों की बात कही गई है। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य हैं। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य की बात कही गई है जो आदर्श राज्य का रूप लेते हैं। पहला है स्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य, हेल्दी स्टेट कहा गया है इसे। ग्लूकॉन ने इसे सूरों की नगरी का नाम दिया है। ग्लूकॉन ने इसे सूरों की नगरी,
सूरों की नगरी नाम दिया। किसने दिया? ग्लूकॉन ने दिया है। इसके अंदर उत्पादक वर्ग महत्वपूर्ण होता है, जो धन की, भूख व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम विभाजन व विशेषज्ञता को अपनाता है। दूसरा है विलास प्रिय राज्य। विलास प्रिय राज्य विलास प्रिय राज्य, द लक्सरियस स्टेट। सैन्य वर्ग इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। सैन्य वर्ग और इसके अंदर उत्पादक वर्ग इम्पोर्टेंट होता है। उत्पादक वर्ग महत्वपूर्ण। उत्पादक वर्ग इसमें महत्वपूर्ण होता है। प्रथम स्वस्थ राज्य के अंदर, दूसरे के अंदर सैन्य वर्ग होता है और इसमें सैनिक गंध खोजी कुत्तों की तरह जो धन का पता लगाते हैं, युद्ध करते हैं। तीसरा है इसके अंदर न्यायपूर्ण राज्य। न्यायपूर्ण राज्य, द जस्ट स्टेट। अंत में आदर्श राज्य तैयार होगा जिसका मार्गदर्शन दार्शनिक राजा करता है। दार्शनिक राजा। इसकी कुछ और पुस्तकें हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपन। अन्य पुस्तकें हैं इनकी, अन्य पुस्तकों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सी। द सिम्पोजियम। अन्य पुस्तकें प्लेटो की अन्य पुस्तकें हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं अपन। द सिम्पोजियम पहली पुस्तक है, पहली नहीं कह सकते, कुछ अन्य पुस्तकों की बात कर रहे हैं। द सिम्पोजियम सिम्पोजियम ये प्लेटो की नाटकीय मज़ेदार पुस्तक है। नाटकीय मज़ेदार पुस्तक। जिसमें प्रेम, इरोस व सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम व सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम व सौंदर्य का वर्णन इसके अंदर किया गया है। मेनो, ध्यान के स्वरूप पर चर्चा की गई इनकी पुस्तक है। मेनो, ज्ञान के स्वरूप पर चर्चा। ज्ञान के स्वरूप पर चर्चा। द अपोलॉजी, इनकी पुस्तक है द अपोलॉजी, से पहले भी मैंने बताया है। इनकी एक पुस्तक है अपोलॉजी। इसमें सुकरात पर लगे नागरिकता युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप से उनका बचाव किया गया है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन है इसके अंदर। गांधी जी का द्वारा सत्यवान नामक से इसका गुजराती में भी अनुवाद किया है। गांधी जी द्वारा सुकरात के मुकदमे का वर्णन है और इस गांधी जी के द्वारा सत्यवान नाम से गुजराती में अनुवाद किया गया है। गुजराती में अनुवाद किया गया है। किसका किया गया है? अपोलॉजी का। उसके बाद में फ़ायदो, सुकरात की मृत्यु का दृश्य दिखाया गया है इसके अंदर। फ़ायदो के अंदर फ़ायदो, सुकरात की मृत्यु का दृश्य।
सुकरात की मृत्यु का दृश्य। इसके बाद चारमाइडिस सुकरात के कथन अपने आप को पर विचार किया गया है। पैरामाइडिस भी इसकी पुस्तक है, पिरामाइडिस। इसके अंदर उन्होंने प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में बताया है और इनके कुछ अध्ययन पद्धतियाँ हैं, स्टडी मेथड्स प्लेटो की क्या क्या रही है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो की अध्ययन पद्धति। प्लेटो की अध्ययन पद्धति। प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी? पहली, निगमनात्मक। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वो कैसी थी? डिडक्टिव मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। निगमनात्मक पद्धति, इसे दार्शनिक पद्धति या निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जाता है। इसी पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। दार्शनिक पद्धति, या इसको अपन कह सकते हैं निष्कर्षात्मक पद्धति। निष्कर्षात्मक पद्धति। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं। ये कैसे चलती हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये जो पद्धति है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं। जो अरस्तु है उसकी पद्धति क्या थी? आगमनात्मक थी, इसके विपरीत थी। दूसरा है उद्देश्यपरक। उद्देश्यपरक, टेक्नोलॉजिकल, टीलॉजिकल। प्लेटो व अरस्तु दोनों इसका प्रयोग करते हैं और प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य या उद्देश्य बताया गया है इसके अंदर। तीसरा है साम्यानुरूपता पद्धति, अनुरूपता पद्धति। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, उसमें समानता के आधार पर तर्क करना, यही इसके अंदर बताया गया है। साम्यानुरूप, इसको अपन कह सकते हैं साम्यानुरूप। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक करके उसका के ऊपर तर्क करना, ये इसके अंदर बताया गया है। अब अपन बात करते हैं, इसके अंदर 3 वर्ग बताए गए हैं, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग और दार्शनिक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग हैं उसकी तुलना तांबे से की गई है, पशु व तांबे से साम्यता उत्पादक वर्ग के अंदर। सैन्य वर्ग के अंदर हित प्रहरी, इसकी तुलना चांदी से की गई है और दार्शनिक राजा या शासक वर्ग जो हैं इसकी तुलना गोल्ड से की गई है। सबसे पहले लिखते हैं अपन किसकी तुलना किससे की गई है इसके बारे में। उत्पादक वर्ग, सबसे पहले हैं उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जो हैं मानव पशु हैं, इसकी तुलना तांबे से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है? तांबा से। पशु व तांबे में साम्यता उत्पादक वर्ग की है। दूसरा है सैन्य वर्ग, सहायक वर्ग। सैन्य वर्ग चांदी से तुलना की गई है। तीसरा है दार्शनिक या शासक वर्ग। इसकी तुलना स्वर्ण से की गई है। किससे की गई है? स्वर्ण से की गई है। फिर इनकी ऐतिहासिक पद्धति आती है, द्वंद्वात्मक पद्धति आती है, जिसके अंदर
आपसी तर्क और द्वंद्व और संवाद के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।